हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए जो भी झारखंड पुलिस की वैकेंसी की इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज यानी 20 दिसंबर को जेएसएससी ने झारखंड पुलिस की वैकेंसी रिलीज़ कर दी है और एक हज़ार नहीं, 2,000 नहीं, पूरे के पूरे 4,000 पदों की वैकेंसी निकाली है। ये बहुत 4,000 नहीं कह सकते इसको, 5,000, क्योंकि 4919 वैकेंसी इस बार जारी की गई है, जिसमें से जो नियमित वैकेंसी है यानी कि रेगुलर जो है वो 3799 यानी 3800 के आसपास है, और जो बैकलॉग वैकेंसी है यानी कि पिछली बार जो नियुक्ति होने के बाद जो खाली रह गई थी सीटें, वो लगभग 1100 हैं, और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 5,000 के आसपास वैकेंसी इस बार आई है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत ही एक कह सकते हैं एक मास्टर स्ट्रोक्स है सभी स्टूडेंट के लिए, और बेहतरीन मौका है, और जिसका सभी को इंतज़ार था वो जेएसएससी ने जारी कर दिया है। और आप सभी स्टूडेंट जो भी झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो सपना देख रहे थे कि झारखंड पुलिस में अपने आप को नियुक्ति करने के लिए, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है, एक बेहतर अवसर है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ डिटेल्स है, एज लिमिट क्या है, कब तक के एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसका सिलेबस क्या होगा, हर चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये विज्ञापन संख्या है 17/2023, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिस जो है आज का निकाला गया है 20 दिसंबर को। किसका वैकेंसी आया है? झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित और बैकलॉग वैकेंसी दोनों का है, जिसमें यहाँ पे गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत आरक्षी के कुल 4,919 यानी कि लगभग कह सकते हैं 5,000 वैकेंसी आई है, और जिसमें से नियमित कितनी है 3799, और बैकलॉग कितनी है 1120। और ये डायरेक्ट झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा परिषद परीक्षा के द्वारा होगा। और ये ऑनलाइन जो आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 15 जनवरी 2024 से, और ये जो अंतिम तिथि है ये है 14 फरवरी 2024, यानी कि आप अगले महीने से आप इसकी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो वेबसाइट है वो है www.jssc.nic.in, और हम लोग आगे जो इसमें डिटेल्स दिया गया है 14 तक तो फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद 16 फरवरी की जो मध्य रात्रि है तब तक परीक्षा शुल्क आप भुगतान कर सकते हैं, और साथ ही फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं। और फ़ोटो अपलोड करने का जो डेट है वो है 18 फरवरी, यानी कि आप 14 फरवरी तक आप फॉर्म भरें, रजिस्ट्रेशन करें, फिर उसके बाद 16 फरवरी तक आप जो पेमेंट है, पेमेंट करने का डेट है लास्ट डेट, और जो फ़ोटो और साइन अपलोड करने का लास्ट डेट है वो है 20 तारीख। उसके बाद देखिए 20 से लेकर 22 तक क्या होगा, जो अभ्यर्थी का नाम है, जन्म तिथि है, ईमेल आईडी, इसको छोड़कर किसी भी तरह की अगर अशुद्धि है तो उसमें वो संशोधन कर सकते हैं। उसके लिए दोबारा लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि आप अगर कोई गलती कर दिए लेकिन नाम चेंज नहीं होगा, जन्म तिथि चेंज नहीं होगा, ईमेल आईडी चेंज नहीं होगा, और मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, बाकी कोई भी अगर आपने गलती किया है तो वो चीज़ आपका दोबारा संशोधन हो जाएगा। तो उसके लिए लिंक कब से कब तक खुला रहेगा? 20 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो हम लोग जो इसमें जो मेन नोटिफिकेशन है उस पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग आगे हैं इसके मेन जो विवरणिका है, यानी इसको ब्राउज़र कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि जो पत्रांक संख्या है कब से कब तक का है, तो ये पत्रांक संख्या आपको देखना है। उसके बाद ये कुल जो रिक्तियों की संख्या है वह मैंने बता दिया आपको, लगभग 5,000 के आसपास रिक्तियाँ हैं। अब यहाँ पे अब हम लोग एक एक करके देखते हैं डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहले जो आपको परीक्षा शुल्क देना है वो है कितना? 100 रुपये है। उसमें भी छूट है, किसके लिए? SC/ST के लिए। SC के लिए कितना देना है? उनको 50 रुपये देना है। उसके बाद अगर हम बात करें जो जनरल कैंडिडेट है उनको 100 रुपये देना है, OBC वाले को भी 100 रुपये देना है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिक्तियाँ हैं, यानी कि कुल जो रिक्तियाँ हैं लगभग 5,000 के आसपास, उसमें से जो डिस्ट्रिक्ट वाइज किस ज़िले में कितने वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो रांची ज़िले में कुल 76 पद खाली हैं, और इसमें हर कैटेगरी का दिया गया कि पुरुष का 6 है जनरल में, महिला का 44 है, और इस तरह से अपनी कैटेगरी का यहाँ पे आप देख सकते हैं।
अब आगे चल के हम लोग को ये देखना है कि एक कैंडिडेट एक से अधिक जिला में अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए रांची में 76 है। मैं आपको टेलीग्राम में इसको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से आप इसे या फिर इसके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। हम लोग सिर्फ जो कुल पद है उसको देखते हैं। अब खूंटी जिला में देखिए 86 पद हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो सिमडेगा में कितने पद हैं, 103 पद हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गुमला में 12 पद हैं, हजारीबाग में 212 है। उसके बाद कोडरमा में 42 पद हैं, चतरा में 50 पद हैं। उसके बाद गिरिडीह जिला में 452 पद हैं, यानी कि अभी तक में सबसे अधिक गिरिडीह में है। उसके बाद रामगढ़ में 200 है। फिर इसके बाद बोकारो जिला में 136 है। फिर धनबाद में 337 है। फिर पलामू में 44 पद हैं। फिर उसके बाद लातेहार में 112 है। फिर दुमका में है 164। फिर जामताड़ा में है 52। फिर देवघर की बात करें तो 343 है। फिर गोड्डा में 46 है। साहिबगंज में 131 है। पश्चिम सिंहभूम में 322 है। 305 सरायकेला खरसावां में। उसके बाद जैप की बात करें तो जैप में 10 रिक्तियां हैं। उसके बाद जो रेलवे है उसमें कितने हैं, 244 हैं। उसके बाद JWFS इसमें 14 है। फिर CTC में 52 पद हैं। तो अभी तक इसमें देखिए 254 है। फिर उसके बाद जो बैकलॉग रिक्तियां हैं उसमें से खूंटी में 27 है। उसके बाद गुमला में 51 है, लोहरदगा में 123 है, हजारीबाग में 146 है। उसके बाद कोडरमा में 117 है, चतरा में 127, पलामू में 148, लातेहार में 50। उसके बाद यहाँ पे आप सब जिलों का देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक जो हम लोगों ने देखा सबसे अधिक कहाँ पे है, गिरिडीह जिले में सबसे अधिक पद है, 452 पद के आसपास है। तो यहाँ पे हम लोग इसने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है डिटेल्स में। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो हमारे काम का चीज़ है उसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो यह पे लेवल दिया गया है, पे लेवल जो है कितना है, 21 पे लेवल 3 है। और इसमें 21,700 से लेके 69,136, ठीक है, 69,100 के आसपास है। और उसके बाद इसके लिए जो योग्यता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक पास होना चाहिए आपको। और इसके साथ ही यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं दी गई। तो यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जैसे ओलंपिक में या फिर उससे संबंध चैम्पियनशिप में अगर पहला द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, तो उनके लिए जो छूट मिलेगा उसके बारे में यहाँ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे जो शारीरिक यानी कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, शारीरिक माप, वो कितना है आरक्षी के लिए। तो जिसमें जो OBC और जनरल है उनके लिए न्यूनतम 160 हाइट होनी चाहिए और सीना 81 होना चाहिए। सीना इसमें सिर्फ मेल के लिए है। उसके बाद SC और ST के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम OBC 1 की बात करें तो OBC 1 की भी 160 है। और महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आगे हम लोग और बात करें तो जो अधिकतम उम्र की गणना होगी वो कब तक होगी, 1 अगस्त 2023 तक। उसके बाद जो जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए उसके लिए जो कट ऑफ डेट है वो, यानी न्यूनतम वर्ष कितना है, 18 वर्ष है। यानी कि 1 अगस्त 2023 तक आपको 18 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर 18 वर्ष 1 अगस्त तक नहीं पूरा होता है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब मैक्सिमम जो एज है, जो अधिकतम उम्र है, उसकी देखिए यहाँ पे एज लिमिट लिखी गई है, यानी कि कट ऑफ डेट दिया गया है 1 अगस्त 2019 दिया है। यानी कि अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं या फिर EWS के हैं तो आपको 25 वर्ष होना चाहिए। कब, 1 अगस्त 2019 तक। यानी कि अगर आप जनरल के हैं और अगर आप अभी आपका उम्र 28 वर्ष हो गया है तो आपको देखा जाएगा कि आप 2019 में कितने वर्ष के थे, वो भी 19 में कब, 1 अगस्त 2019 को आप कितने वर्ष के थे। अगर 1 अगस्त 2019 वर्ष तक अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं और 1 अगस्त 2019 तक अगर 25 वर्ष थे, आपके 25 वर्ष के थे तो आप एलिजिबल हैं। वहीं अगर आप OBC 1 के हैं
तो अगर 2019 में आप 27 वर्ष के थे तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आप महिला श्रेणी के हैं, देखिए 1 और 2 दोनों के लिए है ये, यानी OBC 1 और 2 दोनों के लिए अगर आप 27 वर्ष थे 19 में तो आप भर सकते हैं। वहीं अगर महिला की बात करें तो अगर आप 2019 में 28 वर्ष के थे तो आप भर सकते हैं। वहीं अगर आप SC ST के पुरुष और महिला हैं, अगर आपकी उम्र 2019 में 30 वर्ष थी तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। उसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक है उनको अतिरिक्त 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। उसके बाद हालांकि इसके लिए उनसे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है आरक्षण का दावा, क्या है आरक्षण के बारे में। तो आरक्षण के बारे में यहाँ पे दिया गया है क्या क्या लगेगा, निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, वो भी यहाँ पे देखिए कब है, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से होना चाहिए और ये 2016 तथा इसके पश्चात निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि अगर आपका 2/6 यानी कि 2 जून 2016 से पहले अगर निर्गत किया गया है तो आपका मान्य नहीं होगा। यानी 2 जून 2016 से बाद अगर आपका आवासीय प्रमाण पत्र बना है तो आपको वो मान्य होगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा निवासी के लिए। उसके बाद एक ऑप्शन इन्होंने ये भी दिया है कि अगर आपका जो जो निवासी प्रमाण पत्र है अगर 2019 के बाद बना है या 19 के बाद बना है तो उसमें अगर आपका अंचल अधिकारी का है यानी कि CO का भी है तो भी चलेगा। लेकिन अगर 16 के बाद बना है, ठीक है, 16 से 19 के बीच में बना है तो ये अनुमंडल का होना चाहिए, ठीक है, वो यानी कि SDO का होना चाहिए। अगर 2019 यानी 19 जुलाई 2019 के बाद अगर बना है तो वो CO लेवल का भी सर्टिफिकेट उसमें मान्य होगा, यही यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि जो आगे डिटेल्स हम लोग मुख्य परीक्षा के इसमें देखते हैं कि जाति प्रमाण पत्र का भी वही इसमें इन्होंने दिया है कि क्या क्या होगा। ये 25 फरवरी 2019 का दिया है और ये CO तक का ही वो मान्य होगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, अगर इसमें अगर कन्फ्यूजन किसी भी पार्ट में होता तो आप कमेंट करेंगे, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे स्पेशल। हम लोग यहाँ पे पूरा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि क्या है इसमें, और सब वही है। ऑनलाइन समर्पित करने के लिए वेबसाइट दिया गया, उस वेबसाइट पे जाना है और जो अंतिम तिथि उसके रात 12 बजे तक आप भर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे संशोधन करने की तिथि मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद यहाँ पे सारा जो डेट है, डेट मैंने पहले बता दिया है वीडियो की शुरुआत में। अब देखिए परीक्षा की जो परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा। तो 3 चरण में परीक्षा ली जाएगी और जो पहला चरण होगा वो शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि पहले फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। ये काफ़ी बेहतरीन है कि जो पहले से फिजिकल में क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का मेडिकल होगा, फिर उन्हीं का लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद ये डिटेल्स इन्होंने दे दिया। अब लिखित परीक्षा जो होगी वो OMR आधारित परीक्षा होगा और इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन का ही सिद्धांत लागू इसमें भी होगा। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ जो है। तो लिखित परीक्षा जो होगी इसमें क्या होगा, 2 पत्र होंगे जिसमें से प्रत्येक पत्र की अवधि क्या होगी, 2 घंटे की होगी और प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंक का होगा, फिर और 3 अंक का होगा और एक गलत उत्तर पे 3 गलत उत्तर पर सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक, यानी कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पे देखिए 2 पत्रों में सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जो पहला पेपर होगा उसमें से यहाँ पे जो लैंग्वेज दिया गया है उसमें से कोई एक आपको चुनना होगा और इसी के आधार पे आपको फिर पहला पेपर का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 100 नंबर का। ये झारखंड की जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं और जनजातीय भाषा, ये आपको चुनना है, कोई सा एक आप चुन सकते हैं। उसके बाद सबका डिटेल्स दिया गया है कि सबका अलग अलग सिलेबस है, तो जो आपका सिलेबस है, जो लैंग्वेज है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 भी क्या होगा, प्रश्नों की संख्या इसमें कितनी होगी, 50 होगी और इसमें अनुच्छेद आधारित
प्रश्न होगा हिंदी ग्रामर का, उसमें मुहावरा होगा, फिर उसके बाद लोकोक्तियाँ होगा। सॉरी, इसमें जो पेपर 2 है इसमें 2 भाग होगा, ठीक है। जो पहला भाग होगा वो हिंदी भाषा से संबंधित होगा, और हिंदी भाषा से संबंधित होगा, यानी कि पेपर 1 तो हो गया। पेपर 1 हो गया जिसमें आपको लैंग्वेज लेना होगा, जो झारखंड की भाषाएं वो हो गया। तो पेपर 2 होगा, इसमें 2 भाग होगा। जो पहला होगा वो हिंदी होगा, जिसमें से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 50 प्रश्न क्या क्या पूछे जाएंगे? व्याकरण से होंगे, मुहावरे पूछे जाएंगे, लोकोक्तियाँ पूछे जाएंगी, वाक्यों का शुद्धिकरण पूछा जाएगा। जो भाग 2 होगा, भाग 2 में 25 प्रश्न होगा, ठीक है। जो भाग 2 होगा, यानी कि ये तो पेपर 2 का भाग 1 हो गया, ये भाग 2 हो गया पेपर 2 का। इसमें से क्या होगा, जो 25 प्रश्न होगा वो क्या होगा, सामान्य ज्ञान से होंगे। फिर 25 प्रश्न जो हैं वो न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जो मैथ्स रीजनिंग है उससे रिलेटेड होंगे। और क्या हो गया, इसका भी जो टाइमिंग है वो 2 घंटे का है, और कितने होंगे, 300 अंकों की परीक्षा होगी, और ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। और जो नेगेटिव मार्किंग वही है। अब देखते हैं कि इसमें क्या करना होगा फिजिकल टेस्ट के लिए। तो फिजिकल के लिए है, पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 1 घंटे में 60 मिनट में। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 30 मिनट में, यानी आधे घंटे में महिलाओं को 5 किलोमीटर दौड़ना है। उसके बाद जो मेडिकल है, तो मेडिकल तो आप इसको डिटेल्स देख लेंगे। और अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो मेरिट लिस्ट की बात करें, तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो जो पेपर 1 है और 2, यानी कि दोनों ही पेपर का मार्क्स जुड़ेगा इसमें, और एक कॉमन मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और जो सभी पद हैं उसके बाद कैटेगरी वाइज जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। और फिर इसमें दिया है डिटेल्स, आगे देखें अगर कुछ इसमें। और अगर बात करें यहाँ पे, तो जिन्होंने रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से कुछ किया है तो उनको कुछ ग्रेस मार्क दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा। जैसे कि अगर डिप्लोमा किया है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से, तो अगर डिस्टिंक्शन लाया है उसने तो 10 नंबर उनको मिलेगा एडिशनल। अगर फर्स्ट क्लास से पास किया है तो 8 नंबर मिलेंगे, और सेकंड क्लास से अगर पास किया तो ये 6 नंबर मिलेंगे, और पास सिर्फ हुआ है तो वो उसको 4 नंबर अंक अलग से मिलेंगे। ये बहुत अच्छी शुरुआत थी झारखंड सरकार के द्वारा, और उसमें ही कहा गया था कि जो भी रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से पढ़ेंगे तो उनको झारखंड पुलिस की किसी भी सेवा में उनको अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत थी, तो जिन्होंने भी किया होगा उनको ये लाभ मिलने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबका डिटेल्स दिया गया है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। जो मेन चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो न्यूनतम मार्क्स लाना है उसके बारे में सबका दिया गया है। 40% जनरल का है, हालांकि ये उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन उसके बाद जो ओवरऑल कटअप होता है, ठीक है, उसके हिसाब से देखा जाएगा। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या हमारे जो हमें जाननी चाहिए डिटेल्स में। और यहाँ पे देखिए आवेदन जो है वो किस किस कारण से रद्द किया जा सकता है। जैसे कि अभ्यर्थी उम्र परीक्षा भाग लेने के लिए निर्धारित उम्र सीमा में अगर नहीं है तो रद्द कर दिया जाएगा। योग्यता अगर नहीं है तो भी, परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है तो भी रद्द कर दिया जाएगा। पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो भी रद्द किया जाएगा। उसके बाद जो प्रमाण पत्र है उसके समर्थन में जो चीज़ें आवश्यक, जो प्रमाण पत्र दिया गया है वो अगर समय सीमा के अंदर नहीं दिया गया तो भी रद्द कर दिया जाएगा। और अगर नकल करते हैं तो भी, और परीक्षा देने के बदले अगर किसी तरह का फर्जीवाड़ा में शामिल होते हैं तो भी रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि परीक्षा फल का प्रकाशन जो होगा 7 दिनों के अंदर कोई भी परीक्षार्थी जो है 500 रुपये का एक शुल्क देकर पुनर्मूल्यांकन के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, और यथाशीघ्र इसका निष्पादन भी किया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थी को सूचित कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है, एक न्यू इनिशिएटिव है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए। और यहाँ पे देखिए
कदाचार मुक्त परीक्षा करने की बहुत कोशिश इसमें की गई है। इस बार में काफ़ी कुछ सुधार किया गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो काम की चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, जो चीज़ इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे सब आगे डिटेल्स दिया गया है किस सब भाषा की है, ठीक है। ये फॉर्मेट दिया गया है, सारा डिटेल्स दिया गया है। तो यहाँ से आप ये सब फॉर्मेट देख सकते हैं। और जो काम की चीज़ें थी मैंने वो बता दिया आपको। और अगर आपको कुछ विशेष स्पेशल जानना है तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करेंगे, तो अब मैं उसके अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट वाइज सबका सिलेबस दिया गया है। तो आपको जो सब्जेक्ट लेना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे मैं जो खोटा भाषा है उसका मैं एक अलग से सिलेबस यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा एक अलग से वीडियो में। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस नई वैकेंसी के बारे में, इस बम्पर वैकेंसी के बारे में पता चल पाए, और वो भी इतनी बड़ी वैकेंसी के लाभ ले सकें। और 1-2 पद नहीं, 1-2 हज़ार नहीं, पूरे के पूरे 5,000 के आसपास वैकेंसी है। तो इस पूरे वैकेंसी का, इस बम्पर नए साल का जो ऑफ़र मिला है आने वाले समय में, क्योंकि 15 जनवरी से इसका फॉर्म भरा जाएगा, तो आप ज़रूर भरें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।